हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपेश्वर में स्वागत है। आज हम अगला कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, इंद्रमणि बड़ौनी। ठीक, तो इंद्रमणि बड़ौनी के बारे में पहले इनका थोड़ा जीवन परिचय सुन लेते हैं। देखो, इंद्रमणि बड़ौनी कहते एक राजनेता थे तथा एक जन समुदाय से जुड़े हुए राजनेता थे। और अगर मेरे को पूछा जाए तो मेरे हिसाब से अभी तक का अगर मैं बोलूँ तो उत्तराखंड अलग होने से पहले जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जिस व्यक्ति ने, तो उसका नाम क्या है, इंद्रमणि बड़ौनी। ठीक, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या, बद्रीदत्त पांडे। ये जो दो कैरेक्टर है इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उत्तराखंड के अंतर्गत। अगर आप इनके कहानी को पढ़ेंगे और इन दो कैरेक्टरों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया था, किस तरीके से इन्होंने अपने उत्तराखंड राज्य के लिए सेवा दी थी। उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1925 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक, इनकी मृत्यु होती है 18 अगस्त 1999 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। इनके इन्होंने शिक्षा करी थी, स्नातक करा था। ठीक, इनके पिता का नाम था सुरेशानंद बड़ौनी था। ठीक, इनकी पत्नी का नाम था सुरजी देवी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुरजी देवी था। और इनका अगर हम बात करते हैं तो इनका उपनाम क्या था, उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी, या इन्हें बोला जाता था, दूसरा उपनाम था या पहाड़ का गांधी। क्यों बोला जाता था, किसने बोला, इन सब बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1925 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु होती है 28 अगस्त 1999 को होता है। इनकी शिक्षा इन्होंने स्नातक करा था, देहरादून कॉलेज से करा था। ठीक, उसके बाद इनका पिता का नाम था सुरेशानंद बड़ौनी था, पत्नी का नाम क्या था, सुरजी देवी था। 19 वर्ष की आयु में इनकी, छोटी सी आयु में इनकी शादी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम था सुरजी देवी। अगर ये दो नाम पूछे जाते कभी आएंगे तो इन नाम को भी ध्यान रखना, पत्नी का भी नाम रखना है। और इनका उपनाम क्या था, उत्तराखंड का गांधी, पहाड़ का गांधी। इन उपनाम से इनको क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इन्हें क्या था, संगीत से काफ़ी लगाव था। संगीत से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। और हम एक एक करके स्टेप वाइज इन सारे चीज़ों पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इनकी जो है, इन्होंने क्या करा था, स्नातक की शिक्षा देहरादून से करने के बाद ये कहाँ चले गए थे, नौकरी की तलाश में मुंबई चले जाते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इनके संघर्ष में, मुंबई के संघर्ष में फिट नहीं बैठते हैं, या उनका कोई ये भी कहता है कि उनकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, तो उस वजह से ये क्या कर देते हैं, अपने पैतृक गाँव में आ जाते। तो इनका अगर हम बात करते हैं, इनका स्थान, गाँव की बात करें तो इनका स्थान का नाम है मरोड़ा गांव टिहरी और जखोली ब्लॉक। ठीक, ये जखोली ब्लॉक आज क्या है, उस समय टिहरी का हिस्सा था। तो जब आपका ये रुद्रप्रयाग अलग हो गया ना, तो आज ये जखोली ब्लॉक कहाँ पे चले गया, जखोली ब्लॉक आपका रुद्रप्रयाग में चले गया। लेकिन आपका जो ये मरोड़ा गांव, ये क्या आपका टिहरी के अंतर्गत ही पड़ता है। तो ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, गांव का नाम भी पूछा जाएगा। ठीक, और कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है इनका, टिहरी है। तो अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, देखो ये क्या थे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के एक सक्रिय नेता थे। इनकी बात किया जाए तो जब ये वापस आते हैं, हम थोड़ा इनका आगे जब इनके जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं शुरुआती दिनों में, तो ये मुंबई से वापस आ जाते हैं जब ये जॉब के तलाश में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिट नहीं बैठते, वापस आते हैं। और 19 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है, जिसका नाम क्या था, सुरजी देवी होता है। और जब ये वापस आते हैं तो फिर अपने गाय भैंसों के साथ कहाँ चले जाते हैं, अपने घर से ऊपर जो वो मरोड़ा चले जाते हैं। हम अपनी गढ़वाली में मरोड़ा बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, गुठियार बोलते हैं। तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि महात्मा गांधी की शिष्या का नाम आपको पता होगा, जिसका नाम क्या था, सरला बेन।
ठीक। तो इन्होंने क्या किया था, सल्लाबेन, तो ये उस समय कहाँ पे आ रखी थी, वहाँ पे टिहरी के अंतर्गत आ रखी थी, और कैसे करके गाँव का विकास हो उसके बारे में क्या कर रही थी, लोगों को समझा रही थी। तो जब ये इनके गांव में, मरोड़ा गांव में पहुंचते हैं, तो ये गांव के अंतर्गत पूछते हैं कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे शिक्षित व्यक्ति है, वो शिक्षित व्यक्ति से मिलना चाहती थी और गांव का विकास किस तरीके से करना उसके बारे में उसको बताना चाहती थी। तो तब तक वहाँ पे एक मात्र व्यक्ति था उस गाँव में पढ़ा लिखा जिसने स्नातक करा था, उसका नाम क्या था, इंद्रमणि बड़ौनी थे। तो ये कहाँ पे थे, अपनी गाय भैंसों के साथ थे। तो इनको फिर बुलाया गया, इनकी सल्लाबेन से बात हुई, तो सल्लाबेन में इनको देकर के काफ़ी प्रभावित हुई, और वो ये सल्लाबेन के संपर्क में आने के बाद ये ज़्यादा प्रभावित हुए, और जब से सल्लाबेन के संपर्क में आते इंद्रमणि बड़ौनी, तो उसके बाद से क्या हो जाते, जन आंदोलन में और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक। अब आपका क्या है, इन्होंने क्या करा था, देखो सर्वप्रथम उत्तराखंड पृथक राज्य, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने के लिए, तो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के इन्हें सूत्रधार माना जाता है। क्या माना जाता है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के इन्हें क्या माना जाता है, सूत्रधार माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पृथक आंदोलन का सूत्रधार बोलेगा तो इंद्रमणि बड़ौनी को ही माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने पूछा जाता क्वेश्चन कि उत्तराखंड पृथक आंदोलन की शुरुआत के प्रथम नेता कौन थे, इसकी शुरुआत करने वाले प्रथम नेता कौन थे, तो इंद्रमणि बड़ौनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड जो अलग होने के पृथक राज्य आंदोलन था, तो इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो इंद्रमणि बड़ौनी ने करी थी। मतलब इसके प्रथम राजनेता कौन थे, इंद्रमणि बड़ौनी थे। ठीक। देखो इंद्रमणि बड़ौनी क्या होते हैं, अब ये थोड़ा राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये 1953 के दशक में टाइम में कौन आता है, ये सल्लाबेन से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, गांव के प्रधान बनते हैं, गांव प्रधान बनते हैं। फिर उसके बाद 1956 ईस्वी में ये क्या बनते हैं, ब्लॉक, जखोली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी बनते हैं। 1956 में जखोली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी बनते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, देखो इनका संगीत के प्रति काफ़ी लगाव था तथा ये एक अच्छे ढोल वादक, ये एक अच्छे क्या थे, ये ढोलक वादक भी थे। इसके अलावा इन्हें ढोल दमों इनमें बहुत ज़्यादा रुचि थी, और जो हमारी पहाड़ की संस्कृति थी, ये इस संस्कृति का विकास करना चाहते थे। ठीक। तो इन्होंने इसके लिए भी काफ़ी प्रयास किया था। तो इन्होंने ये देखो क्या थे, ये संगीत नृत्य में भी पारंगत थे, संगीत नृत्य में पारंगत थे। और इनका प्रिय नृत्य था चौफला केदार नृत्य। बल्कि ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन क्या आता कि कौन से नृत्य में पारंगत थे, तो केदार नृत्य करके आपका क्वेश्चन में आता है। तो आपको केदार नृत्य को ज़्यादा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक। तो ये केदार नृत्य को बहुत अच्छे तरीके से करते थे, और इन सब चीज़ के प्रति इनकी क्या थी, रुचि थी। एक बार क्या होता, 1957 में राजपथ पर क्या था, गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने क्या करा था, ये जो केदार नृत्य था, ऐसा केदार नृत्य किया, केदार नृत्य का इस तरीके का समा बांधा कि जिससे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे ना, तो इनके केदार नृत्य को देखकर को इतने ज़्यादा समा बांधे, उन्होंने इतना अच्छा माहौल बना दिया कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या हो गए, इनके साथ जो है थिरकने लग गए, इनके साथ नाचने लग गए। तो ये भी अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन प्रधानमंत्री, जब ये राजपथ पे किस व्यक्ति ने केदार नृत्य करने पर वो थिरकने लगे थे, नेहरू जी तो किसके, इंद्रमणि बड़ौनी के। और या बोलेगा इंद्रमणि बड़ौनी ने कौन सा नृत्य किया था, तो केदार नृत्य किया था। या बोलेगा निम्नलिखित में से बोलेगा ये इंद्रमणि बड़ौनी किस नृत्य में पारंगत थे, तो वो क्या थे, केदार नृत्य में पारंगत थे। इस चीज़ को आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। देखो ये जो इंद्रमणि बड़ौनी थी, एक सच्चे व्यक्ति थे। इनकी एक सच्ची भावना थी कि अपने उत्तराखंड का कैसे करके विकास किया जाए, और उसके लिए जो इन्होंने पहला स्पॉट पकड़ा था, अपना जखोली ब्लॉक पकड़ा था। इन्होंने बोला था टिहरी के विकास के लिए, सबसे पहले इन्होंने आवाज़ किसके लिए उठाई कि टिहरी का विकास कैसा हो, हमारे टिहरी में जो इनकी सोच क्या थी कि जो हमारे दूर दूर के गाँव है, दूर जहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, वहाँ तक व्यवस्था कैसे करके पहुँचाया जाए। दूसरा क्या है कि राज्य में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, जो बेरोजगारी की स्थिति थी उसे
कैसे बढ़ाया जाए, बिजली पानी सब चीज़ को गांव-गांव तक जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। तो ये इनकी प्राथमिक समस्या थी जिन पे ये काम करना चाहते थे। ठीक, तो ये सारा तमाम सारी चीज़ क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये सच्चे राजनेता क्यों थे, इनके बारे में बात करूंगा। मैंने सबसे पहले बात क्या बोला कि इस आंदोलन की शुरुआत भी किसने करी, सूत्रधार कौन थे, ये थे। और प्रथम नेता भी हम किसको मानेंगे, इंद्रमणि बड़ौनी को ही मानेंगे। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा था, अब देखो 1956 में ये क्या बनते, जो खोली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। उसके बाद निर्दलीय टिकट पर 1967 में 1967 ईस्वी में निर्दलीय टिकट पे ये क्या करते हैं, देवप्रयाग सीट से चुनाव लड़ते हैं। देवप्रयाग सीट से क्या लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। क्या विधान सभा का चुनाव लड़ता है, जिसमें क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। कहाँ से लड़ते हैं, देवप्रयाग सीट से, देवप्रयाग सीट से। ठीक, तो ये भी आपका क्या करना है, इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग सीट से क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक, देखो उससे पहले ये यहाँ पर तो क्या हो गया, जीत गए और यूपी विधानसभा में क्या बन गए, विधायक बन करके चुने गए। उससे पहले क्या था, इनका विशेष लगाव था। ये क्या थे कि घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने उत्तराखंड के जो है टिहरी के अंतर्गत जो अलग अलग जगह थी वहाँ का भ्रमण किया। जैसे हम 2-3 जगहों का बात करेंगे तो जैसा हमारा क्या है, सहस्त्रताल हुआ, पंवाली काठा और इसके अलावा खतलिंग ग्लेशियर, इन्होंने इन स्थानों की भी भ्रमण किया था। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये चाहते थे कि टिहरी के अंतर्गत कैसे करके पर्यटक को बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। तो इन्होंने सहस्त्रताल का हुआ, पंवाली काठा का हुआ, खतलिंग ग्लेशियर का हुआ, इसके अलावा तमाम स्थानों का भी इन्होंने क्या करा था, भ्रमण किया था तथा दुनिया को इन स्थानों के बारे में बताया था, यहाँ के महत्व के बारे में बताया था। आज आपको पता है कि खतलिंग ग्लेशियर हुआ, इन तमाम सारी चीज़ों को देखने के लिए लोग पर्यटक जाते हैं। तो इनको बढ़ावा देने के पीछे इनका हाथ है। दुनिया के सामने इन तमाम सारी चीज़ों को कौन लाए थे, इंद्रमणि बड़ौनी लाए थे। और तो आपका पूछा जाता है कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी थी, तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज करी थी इंद्रमणि बड़ौनी ने करी थी। कभी भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी थी, तो इंद्रमणि बड़ौनी ने खतलिंग ग्लेशियर की खोज करी थी। चल ठीक है, यहाँ पे तक हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब देखो 1967 में विधानसभा के चुनाव पर लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, 1974 में 1974 में फिर से ये क्या करते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। और उस समय इनके अपोजिट में होता है गोविंद प्रसाद गैरोला। ठीक, और इस समय ये क्या होता है, इनसे चुनाव हार जाते हैं, गोविंद प्रसाद गैरोला से चुनाव हार जाते हैं। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद फिर तीसरा चुनाव लड़ते हैं ये 1977 ईस्वी में फिर से ये चुनाव लड़ते हैं। उस समय भी निर्दलीय लड़ते हैं ये, और निर्दलीय लड़ने के बाद उसमें यहाँ पे क्या होता है, ये विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या बन जाते हैं, विधायक बनकर के चले जाते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस चुनाव में इन्होंने क्या किया था, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट जो उस समय की बड़ी पार्टी थी उनकी जमानत तक जब्त कर ली थी। तो पूछा जाएगा कि किस चुनाव में इन्होंने उनकी जमानत जब्त की, तो 1977 के चुनाव में जमानत जब्त करी थी इन्होंने, किनकी, बीजेपी तथा कांग्रेस के प्रत्याशियों की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या निकलता है, उसके बाद आपका क्या होता है, ये आगे चलते चलते 1988 ईस्वी की बात आती है। 1988 में 1988 ईस्वी की बात आती है, इसको मिटा देते हैं। ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तवा घाट आपका पड़ता पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ से देहरादून तक इन्होंने क्या करी थी, पैदल यात्रा करी थी। पैदल यात्रा कितने दिनों की करी थी, 105 दिनों की पैदल यात्रा करी थी। और इन्होंने क्या करा था, उस पैदल यात्रा के दौरान जनसंपर्क किया था, गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिले थे। और आपका क्या था, ये इन्होंने 2000 से ज़्यादा गांव तथा
नगर से होकर के गुजरे थे, गांव तथा शहर से होकर के ये क्या करे थे, गुजरे थे उस समय। तो ये भी आपका क्वेश्चन आएगा कभी, तो इस तरीके से बोलेगा कब की थी उन्होंने, तो 1988 में कहाँ से तवागार से देहरादून के बीच कितने दिन की यात्रा करी बोलेगा, तो 105 दिन की। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरी चीज़ इनके बारे में क्या चीज़ निकलती है, इनके बारे में निकलती है 1989 में फिर से चुनाव होता है 1989 में। तो उस समय देखो 1989 से पहले का सन आता है, ये क्या होता है 1977 में ये चुनाव जीतते हैं ना। चुनाव जीतने के बाद ये क्या बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले जाते हैं। उसके बाद इनके प्रयासों से 1979 के बाद 1979 में इनके इंद्रमणि बड़ौनी के प्रयासों से यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है। किनके प्रयासों से, इंद्रमणि बड़ौनी के प्रयासों से उत्तराखंड का एक अलग पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था, यूकेडी। तो कई किताब में ये भी लिखा है कि यूकेडी के संस्थापक कौन है, तो इंद्रमणि बड़ौनी को लिखा है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक, ये क्या चाहते थे कि पहाड़ का भला किस तरीके से हो, किस तरीके से जो है, तो इन्होंने इसके लिए क्या किया था, यूकेडी का गठन किया था। तो इस यूकेडी के माध्यम से, और जिस यूकेडी का अगर कभी पूछा जाएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डी पंत बने थे। क्वेश्चन बार बार आता भी है, डी पंत बोले तो देवीदत्त पंत, ध्यान रख देना, देवीदत्त पंत वो उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष बने थे। और इसमें इस यूकेडी पार्टी को बनाने में मुख्य भूमिका किसकी थी, इंद्रमणि बड़ौनी की थी। यहाँ तक कि ये क्या करते थे, हर पार्टी से ऊपर उठ करके इन्हें राज्य का विकास ज़्यादा दिखता था। अभी उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो इसी यूकेडी के टिकट पर क्या होता है, 1989 में 1989 में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन्हें फोर्स किया गया चुनाव लड़ने के लिए। ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1990 में फोर्स करा था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब इंद्रमणि बड़ौनी जिस दिन क्या करा, अपना नामांकन करने के लिए गए थे, तो उस समय इनके पास मात्र 1 रुपया था। कितना था, मात्र 1 रुपया था, इनकी जेब में 1 रुपया था। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा कितना रुपया था, तो 1 रुपया था। उसके बाद अब देखकर होगा क्या, इसके अगेंस्ट में जो दूसरा प्रत्याशी था उसका नाम क्या था, ब्रह्मदत्त था। अगेंस्ट में जो लड़ रहा था उसका नाम क्या था, ब्रह्मदत्त था। और ब्रह्मदत्त ने इस चुनाव में लाखों रुपया खर्च करे थे। और उनके जो अपोजिट में उठा हुआ व्यक्ति इंद्रमणि बड़ौनी, देखो उसके बाद नामांकन करने के समय भी 1 रुपया था। मतलब कहने का मतलब इसके नामांकन में जो है और लोगों ने किया होगा, वहाँ पे पैसा भी, इंद्रमणि बड़ौनी का नामांकन में पैसा भी और लोगों ने दिया होगा। तो उस समय इन्होंने क्या किया था, एक इतनी साफ छवि के थे कि लोगों ने इनको क्या किया, चंदा, किसी ने 5 रुपये दिया होगा, किसी ने 10 रुपये दिया होगा। इस तरीके से जो है जो चुनाव में उठ रखा है, आज देख लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, उस चुनाव में इन्होंने ब्रह्मदत्त के साथ लड़ते और लोगों के चंदे के पैसे प्रकार से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और भले उस समय ब्रह्मदत्त की जीत हुई थी, लाखों रुपया खर्च किया था, लेकिन ये 10,000 से कम वोटों से जीते थे। जबकि ज़्यादा जीतना था ना, जिसमें कोई आदमी क्या कर रहा, लाखों रुपए का खर्चा कर रहा, तो उसमें जीत बड़ी होनी चाहिए थी ना। तो ये भी आपका बनता है। या आपके तवाघाट की पैदल यात्रा हो, 1989 में चुनाव लड़ते हो, उसकी बात हो। दूसरी चीज़ आपकी इनके बारे में क्या निकलती है, देखो 1992 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, मकर संक्रांति के दिन, देखो मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में मेला लगता, उत्तरायणी मेला। तो उस मेले में इन्होंने क्या किया था कि बोला कि जब उत्तराखंड राज्य अलग होगा तो इसकी राजधानी पहले घोषित कर दी। तो उन्होंने जो है मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दिन क्या, बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दिन क्या किया था, 1992 ईस्वी में गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दी थी। तो पूछा जाएगा कि किसने उत्तरायणी मेले के दिन किसने गैरसैंण राजधानी घोषित करा था, तो इंद्रमणि बड़ौनी ने करा था। एक चीज़ और आते हैं, इंद्रमणि बड़ौनी क्या थे, आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में जो आरक्षण दिया जाता है, इसके अलावा जो पंचायत चुनाव वगैरह वगैरह जगह जो आरक्षण दिया जाता, तो ये उसके सख्त खिलाफ थे। तो इसके लिए इन्होंने 2 अगस्त 1992 ईस्वी को, 2 अगस्त 1994 ईस्वी को क्या किया था, पौड़ी में कलेक्ट्रेट बोले तो डीएम, उसके आगे क्या किया था, पौड़ी कलेक्ट्रेट के आगे भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। भूख
हड़ताल, हड़ताल पे बैठ कर के इन्होंने क्या किया था, धरना दिया था। ठीक, और उसके बाद जो है लगातार 30वें दिन तक इनका भूखे रह गए थे। तो उसके बाद क्या किया था, जनता के आग्रह करने पे इन्होंने अपना क्या किया था, 30वें दिन में अपना आंदोलन तोड़ा था, ये भूख हड़ताल तोड़ी थी। और उसके बाद जनता और भी उग्र हो गई थी, क्योंकि अगर कोई आदमी 30 दिन तक भूखा रह गया जो कि जनता का आइकन है, तो इसके बाद लोग और भी भड़क गए थे। उसके बाद उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग और भी ज़्यादा क्या हो गई थी, प्रबल होने लग गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, आपको पता है ना, 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड आखिरकार अलग हो गया था। और 1994 के आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव होते हैं। तो उस समय देखो जैसा आपका जो है ये खटीमा कांड होता है वगैरह वगैरह, मसूरी कांड होता है, ठीक, ये बहुत सारी घटनाएं उसी समय की होती है। और लेकिन ये क्या होते हैं, ये 18 अगस्त 1999 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये उत्तराखंड पृथक राज्य नहीं देख पाते हैं। 99 बोले तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था ना, तो ये क्या हो गई थी, आपके 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें क्या इनके बारे में इम्पोर्टेंट बनती है। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हमारा मेन क्या है, पॉइंट है उपनाम। इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है या पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है उत्तराखंड का गांधी या पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो इंद्रमणि बड़वानी को कहा जाता है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो यार, ये किसने बोला होगा, क्यों इनको उत्तराखंड का गांधी बोला गया, तो आपको याद रखना, अमेरिका का एक अखबार है जिसका नाम है द वाशिंगटन पोस्ट। अमेरिका के अखबार का नाम क्या है, द वाशिंगटन पोस्ट। अखबार का नाम है द वाशिंगटन पोस्ट है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने इनके कार्यकुशलता को देखते हुए, इनके समर्पण को देखते हुए क्या बोला कि बोला इंद्रमणि बड़वानी, वाशिंगटन पोस्ट ने अपने अखबार में लिखा कि क्या बोले, इंद्रमणि बड़वानी को उत्तराखंड का गांधी या पहाड़ का गांधी बोला था, पहाड़ का गांधी बोला था। तो कभी बोलेगा कि किस न्यूज एजेंसी ने या किस पोस्ट या किस अखबार ने इंद्रमणि बड़वानी को उत्तराखंड का गांधी या पहाड़ का गांधी बोला था, तो आपका वाशिंगटन पोस्ट है। भूलना नहीं है, ये नहीं है क्वेश्चन बनते यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मिस कर लेते हैं, आपको मिस नहीं करना है। तथा इन्होंने अपने लेख में लिखा था, द वाशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में लिखा था, इन्होंने क्या लिखा था, आपको ध्यान से सुनना और लिखते जाओ, ठीक है, जो मैं बोल रहा लिखते जाओ। उत्तराखंड, उन्होंने लिखा था कि उत्तराखंड आंदोलन के सूत्रधार, बोले तो उत्तराखंड पृथक राज्य के सूत्रधार इंद्रमणि बड़वानी की उत्तराखंड पृथक आंदोलन के लिए, मतलब उत्तराखंड को अलग करने के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पृथक आंदोलन में ठीक वही भूमिका है। उत्तराखंड आंदोलन के सूत्रधार इंद्रमणि बड़वानी की उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में ठीक वही भूमिका है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था ना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में जो भूमिका महात्मा गांधी की थी। तो बोला जाएगा ये किसने लिखा था पोस्ट में, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, अमेरिका की न्यूज अखबार है। तो और तभी से इन्होंने क्या बोला था, गांधी की तरह इनकी भूमिका है, तो इन्होंने क्या बोला था, पहाड़ का गांधी बोला था बड़वानी को, और यह क्या बोला था, उत्तराखंड का गांधी बोला था। तो ध्यान रखना, इंद्रमणि बड़वानी का जो उत्तराखंड आज जो अलग हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है इंद्रमणि बड़वानी की रहती है। यूकेडी के अंतर्गत भी इनकी इतनी ज़्यादा छवि रहती है कि जो ये बोलते थे पार्टी मानती थी। इसके अंतर्गत जैसे काशीराम एरिस जैसे बड़े बड़े नेता थे, लेकिन ये बिल्कुल धमका देते थे, जो अगर बात गलत रहती थी तो ये बोलते थे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो पार्टी के अंदर इनकी छवि थी, तो इनको माना जाता था। तो इंद्रमणि बड़वानी ने इस तरीके से किया, यहाँ तक कि जिस दिन जो है इंद्रमणि बड़वानी की मृत्यु हुई थी, जिस दिन इंद्रमणि बड़वानी की मृत्यु हुई थी, तो उनके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं था। आज का है कोई राजनेता ऐसा, लगाओ तो कैसे छवि के थे होंगे जिन्होंने जनता के लिए अपना समर्पण दे दिया, अपने राज्य के लिए अपना समर्पण दे दिया। ऐसे जो है शख्सियत के लिए हम सबको नमन करना चाहिए और ऐसे इतिहास को अपना प्रमोट करना चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखना, तो ये चीज़ है। तो किसने बोला था, तो इंद्रमणि बड़वानी ने बोला था। तथा आपको BBC न्यूज, जो आज वह BBC न्यूज आती, न्यूज़ देखते हो ना, तो BBC न्यूज़ ने भी उसमें अपना लेख लिखा था। किसने, BBC न्यूज ने, या आप ऐसे लिख सकते हैं
बीबीसी पोस्ट ने क्या लिखा था? बीबीसी पोस्ट ने लिखा था, अगर आपको जीवित तथा चलते फिरते गांधी को देखना है, अगर आपको जीवित तथा चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड की भूमि पे चले जाइए। आप उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ आपको अभी भी जिस रूप में महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक आंदोलन चलाए थे, उसी अहिंसक आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड की धरती पर आज भी क्या किए जा रहे हैं? उत्तराखंड पृथक आंदोलन के संघर्ष किए जा रहे हैं। वो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, मतलब जैसा आंदोलन महात्मा गांधी चलाते थे ना, वैसे आंदोलन आज वर्तमान में भी उत्तराखंड की धरती पर चलाए जा रहे हैं। और उनको कौन चला रहा है? इंद्रमणि बडोनी। तो ऐसा बोले कि ये पोस्ट किसने लिखा था? देखो आपका ना ये बड़े बड़े एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जाम में ये चीज़ पूछ जाता, तो किसने बोला था? बीबीसी न्यूज़ ने बोला था। और दूसरा आपका जो है वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा था, ये आपको मैंने बता दिया कि जो भूमिका स्वतंत्र महात्मा गांधी थी तो वही उत्तराखंड में किसकी भूमिका है? इंद्रमणि बडोनी की है। तो आपको ये तमाम सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इंद्रमणि बडोनी के बारे में आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, शख्सियत के बारे में जानना है। बाकी हमने क्या बोला, अगर इनके बारे में कोई भी चीज़ मेरे से अगर छूटती है ना, तो मैं उसे क्या करूँगा, अगले वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक, आई होप मेरे ये प्रयास रहेगा कि जो है चीज़ें क्लियर हो, चीज़ें छूटे ना। ठीक, तो वगैरह वगैरह। जैसे एक पॉइंट हमारा छोड़ जाता है, इन्होंने क्या किया था? एक तो ये क्या थे? केदार नृत्य में निपुण थे। इसके अलावा मलेथा की गूथ तथा वीर माधो सिंह भंडारी, मलेथा की गूथ तथा वीर माधो सिंह भंडारी, इनकी जो लोक गाथा थी, माधो सिंह भंडारी की जो लोक गाथा थी, इस लोक गाथा को इन्होंने क्या किया था? दिल्ली तथा मुंबई, इनकी लोक गाथाओं को दिल्ली तथा मुंबई के मंचों पर भी इनका क्या किया था? मंचन किया था। तो पूछे जाएगा कि मलेथा की गूथ तथा वीर माधो सिंह भंडारी के लोक गाथाओं का मंचन दिल्ली तथा मुंबई जैसे शहरों में किसने करा था? तो वो किसने करा था? आपका इंद्रमणि बडोनी जी ने करा था। तो ठीक, तो आपको ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इनके साथ जो मैंने बोल, जहाँ पे आपके समझ नहीं आएगा ना, वीडियो को रुका करके जो है फिर उसको क्या करना है, वहाँ पे वो चीज़ नोट करके आगे बढ़ना है। ठीक, मैं वैसे इसको रिवाइज भी कर लेता, पर रिवाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको क्या करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चैनल क्या है, काफ़ी नीचे डंप पड़ गया, तो सर्च लिस्ट में कम आ रहा, तो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हर किसी तक पहुँचेगा। इसमें अच्छे वीडियो है, आप जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और आगे भी मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू चीज़ों को जारी रखूँगा। ठीक, जो आप लोग पेड कोर्स में आप जो पैसा दे रहे हैं ना, वो जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं गुना ज़्यादा अच्छा ये बेस्ट है। और इससे ज़्यादा इतना वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, कोई नहीं पढ़ाते जितना हम डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना, नोट्स बनाना है और अच्छे से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ना है। ठीक, तो मैं वैसे इसको एक बार रिवाइज भी कर लेता, तो लेकिन टाइम की प्रॉब्लम के कारण फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा ना। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। ठीक, इसमें एक चीज़ गलत हो जाती है। मैं इनका गांव का नाम मरोड़ा गांव बताता हूँ। इनका जो ग्राम था उसका नाम था ओखोड़ी गांव था। जरा इसको माफ़ कर देना, यहाँ पे गलत हो गया है। ओखोड़ी गांव है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पे पड़ता है? आपका टिहरी में। ओखोड़ी गांव टिहरी में है, तो इसको करेक्शन कर देना है। वहाँ पे जो आपने मरोड़ा गांव लिखा है, क्योंकि वो कल के व्यक्तित्व में पढ़ाए ना हमने, तो वही चीज़ दिमाग में रह गई थी। ठीक, तथा इनके समय एक चीज़ और आपने ध्यान रखना जो छूट गई थी, इनके समय में स्कूलों का सबसे ज़्यादा उच्चीकरण किया गया था। तो पूछा जाएगा स्कूल का उच्चीकरण, तो इनके समय में किया गया था। तो थैंक यू, धन्यवाद। ठीक।